इक्वेशन 2 के अंदर I2 की वैल्यू 3 है और इक्वेशन 1 में I2 की वैल्यू 1 है, तो इसको 3 बनाने के लिए 3 से जब मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो जाएगा 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो ये हमें एक और इक्वेशन दे देगी जिसको हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं, ये वाली। अब हम ऐड कर रहे हैं इक्वेशन 2 और 3 को। जब हम इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास I2 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। ये रही इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 को मैंने अरेंज कर दिया, I2 इधर था उसको मैंने इधर लिख दिया, I1 को इधर लिख दिया, ताकि I1 के नीचे I1 हो, I2 के नीचे I2 हो। ये कैंसिल हो गया, 1 - 6 -5 हो जाएगा, 5 - 9 -4 हो जाएगा। माइनस का 4 दूसरी साइड पे जब जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा और 5 जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -8। ये माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो I1 है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। जब हम कोई लूप सॉल्व कर रहे होते हैं कम्प्लेक्स सर्किट की तो हमें करंट सबका सेम लेना पड़ता है। बाद में जब आंसर आता है तो फिर हमें कंफर्म हो जाता है कि कौन सा करंट हमने गलत लिया था। तो I1 हमने एंटी क्लॉकवाइज लिया था लेकिन इसकी वैल्यू नेगेटिव आई है, जो कि ये शो कर रही है कि I1 जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं बल्कि क्लॉकवाइज है। अब ये जो I1 है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -0.8। इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। इक्वेशन 2 में जब हमने I1 की जगह -0.8 पुट किया तो हमें आंसर मिला I2 का 1.4 एम्पेयर। ये 1.4 एम्पेयर हमें I2 की वैल्यू मिल गई। अब हम कैलकुलेशन करते हैं हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाले करंट की। अगर हम गौर करें, जो R1 है और R3 है, इनमें से I1 गुजर रहा है, तो हम लिख सकते हैं करंट थ्रू R1 एंड R3, वो करंट है I1 और I1 की जो वैल्यू है वो है 0.8। माइनस का मतलब था कि वो जो है वो क्लॉकवाइज है, इसलिए माइनस नहीं लिखा। अगर हम देखें R4, R6 और R2 की बात अगर हम करें तो हम लिख सकते हैं करंट थ्रू R2, R4 एंड R6, वो I2 है। इन तीनों रेजिस्टेंस से जो करंट गुजरा है वो I2 है और I2 है 1.4 एम्पेयर। अब I5 की अगर हम बात करें, करंट थ्रू R5, तो R5 से दो करंट गुजर रहे हैं, I1 और I2। अच्छा, अब ये क्योंकि एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है तो इन दोनों को फिर हम जो है वो ऐड कर लेते हैं। तो ऐड इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लिखें मतलब I2 माइनस I1, तो I1 जो है वो -0.8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जब इनको ऐड करेंगे ये आ जाएगा 2.2 एम्पेयर। इसके अलावा हमने पावर्स फाइंड करनी थी, जो कि जब रेजिस्टेंस में से करंट गुजरता है तो पावर खर्च होती है। पावर का फार्मूला होता है I²R। तो अगर हम देखें, जब करंट गुजरेगा R1 और R3 से, तो इसमें जो पावर खर्च होगी हम लिखेंगे पावर डिसिपेटेड इन रेजिस्टेंस R1 एंड R3, तो वो होगी I²R की। फार्मूला होता है पावर का I²R। तो I² हमारे पास I1 है क्योंकि R1 और R3 का जो करंट है वो I1 है, 0.8 का स्क्वायर। और इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें तो ये 1 ओम की हैं दोनों, तो रेजिस्टेंस होगी 1 ओम, तो हमें पावर मिल जाएगी 0.64 वाट। अब अगर हम बात करें R2 और R4 की, ठीक है, ये
हम बात कर रहे हैं R2 एंड R4 की, तो फार्मूला तो वही है, लेकिन R2 और R4 से जो करंट गुजरा है वो I2 है, तो ये हो जाएगा I2 का स्क्वायर, और R दोनों सेम है 2 और 4, तो ये हमारे पास हो जाएगी I2 था 1.4 और रेजिस्टेंस है 1, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1.96 वाट। ठीक है। अगर हम बात करें कि जब हमारा करंट R5 से या R6 की बात कर लें, पहले R6 से पास हुआ तो उसमें कितनी पावर खर्च हुई। R6 का करंट तो I2 ही है, ठीक है, I2 का स्क्वायर, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो 1 नहीं है, वो है 2, इसलिए हम R की जगह इधर 2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.92। और R5 की लास्ट पे अगर हम बात करें तो इसका जो करंट है वो दो करंट का सम था, जो कि निकला था 2.2 निकला था, और इसकी रेजिस्टेंस 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 9.68 वाट। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 13.8।